हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूईई सीरीज। ये है पार्ट 2 जिसमें हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया एंड हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो उसको पहले ज़रूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, कभी सोचा है कि हम जो स्कूल जाते हैं उसका पूरा सिस्टम कैसे बना? क्या ये पहले भी ऐसा ही था या टाइम के साथ बदला है? और आज के टाइम पे जो NEP 2020 आया है उसने स्कूलिंग सिस्टम में क्या चेंजेस लाए हैं? अगर आप भी इन सब क्वेश्चंस के जवाब जानना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है। मैं पास्ट और प्रेजेंट दोनों को कनेक्ट करूँगी ताकि आपको पूरा क्लियर हो कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसे डेवलप हुआ और आज के टाइम पे कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। सो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडिया का एजुकेशन सिस्टम का स्ट्रक्चर ऑफिशियली 1968 में डिफाइन किया गया था 10+2+3 मॉडल के फॉर्म में। ये स्ट्रक्चर NPE नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका सिंपल मतलब था कि 10 साल का स्कूलिंग होगा यानी क्लास 1 to 10th, फिर 2 साल का सीनियर सेकेंडरी यानी क्लास 11 to 12th एंड 3 साल का हायर एजुकेशन दैट इज ग्रेजुएशन वगैरह। मतलब एक फिक्स्ड स्ट्रेट पाथवे बना दिया गया था हर स्टूडेंट के लिए। ये सिस्टम बहुत सालों तक इंडिया में चला, लेकिन इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जैसे रोट लर्निंग, थ्योरी हेवी सब्जेक्ट्स एंड लेस प्रैक्टिकल एक्सपोजर। अब ये एक अलग ही टॉपिक बन जाएगा जो हम कभी और बात करेंगे। आज के स्कूलिंग सिस्टम की बात करते हैं। NEP 2020 के द्वारा जो दी गई थी 5+3+3+4 मॉडल। लेकिन आज दोस्तों अब ज़माना बदल चुका है। अब NEP 2020 के अंदर नया एजुकेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट हो रहा है, दैट इज 5+3+3+4 स्ट्रक्चर, जो पुराने सिस्टम से काफ़ी अलग है। अब ये 5+3+3+4 सिस्टम क्या है? देखो, 5 साल का फाउंडेशनल स्टेज यानी जिसमें 3 साल प्री प्राइमरी आ जाएगा, नर्सरी, LKG, UKG प्लस क्लास 1 and 2, तो ये पूरा 5 साल का फाउंडेशनल स्टेज हो गया। अगला है जो 3 साल का प्रिपरेटरी स्टेज यानी क्लास 3 से लेकर क्लास 5th तक। अगला है 3 साल का मिडिल स्टेज यानी क्लास 6th से लेकर क्लास 8th एंड बाकी का जो 4 साल है वो सेकेंडरी स्टेज है यानी क्लास 9th से लेकर क्लास 12th तक। इस सिस्टम का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अब लर्निंग सिर्फ थ्योरी तक लिमिटेड नहीं रहेगी। यहाँ प्रैक्टिकल लर्निंग, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को इम्पॉर्टेंस दी गई है। मतलब अब बचपन से ही स्टूडेंट्स को क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक्सपोजर मिलेगा। एजुकेशन सिस्टम की हिस्ट्री। लेकिन दोस्तों, अगर हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं तो इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है। चलो एक नज़र डालते हैं कि एजुकेशन सिस्टम कैसे डेवलप हुआ इंडिया में ओवर द ईयर्स। प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो अगर हम वैदिक पीरियड की बात करें तो उस समय एजुकेशन सिस्टम गुरु शिष्य परंपरा पे बेस्ड था। मतलब जो स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते थे उनको आश्रम्स या गुरुकुल जाना पड़ता था, जहाँ गुरु उन्हें नॉलेज देते थे। एजुकेशन का फोकस मेनली वेदास, उपनिषद और रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पढ़ने पर होता था। लेकिन ये एजुकेशन सबके लिए नहीं थी, सिर्फ ब्राह्मण बॉयज़ को ही एक्सेस होता था और उस टाइम नॉलेज ओरल ट्रेडिशन के थ्रू दी जाती थी। लिखने का सिस्टम उतना कॉमन नहीं था। फिर बुद्धिस्ट पीरियड आया जिसमें एजुकेशन सिस्टम मॉनेस्ट्रीज यानी विहाराज में शिफ्ट हो गया। यहाँ स्टूडेंट्स स्पिरिचुअल और फिलोसफिकल टीचिंग्स लेते थे। इस टाइम तक्षशिला और नालंदा जैसे यूनिवर्सिटीज़ भी डेवलप हुई जहाँ स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन लेते थे। ये पीरियड थोड़ा इंक्लूसिव था क्योंकि यहाँ कास्ट रेस्ट्रिक्शंस नहीं थी और डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग पढ़ सकते थे। लेकिन एजुकेशन का फोकस अब भी रिलीजियस टीचिंग्स और स्क्रिप्चर्स पर ही था। अगर हम मेडिवल इंडिया की बात करें तो एजुकेशन सिस्टम अब भी एग्जिस्ट करता था। पाठशालास और मकताब्स इम्पॉर्टेंट थे जो मेनली टेम्पल्स और मॉस्क्यूज से अटैच्ड होते थे। यहाँ स्टूडेंट्स बेसिक राइटिंग, रीडिंग और रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ते थे। मुस्लिम रूल के टाइम पे मदरसास भी इस्टेब्लिश की गई थी जिसमें स्टूडेंट्स इस्लामिक टीचिंग सीखते थे। लेकिन ये सिस्टम अब भी एलिटिस्ट था, मतलब सिर्फ कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स को ही एजुकेशन मिलती थी, सभी लोग ईजिली पढ़ाई नहीं कर सकते थे। फिर ब्रिटिश रूल आया और एजुकेशन सिस्टम कम्प्लीटली चेंज हो गया। मैकेलेज मिनट्स जो कि 1835 के थ्रू वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया गया था।
ब्रिटिश लोग चाहते थे कि इंडिया में ऐसे लोग हो जो इंग्लिश पढ़ सके और ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम कर सके। ब्रिटिश सिस्टम के आने के बाद इंडिजीनियस स्कूल्स जो पहले से एग्जिस्ट करते थे वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगे। ब्रिटिश सिस्टम मेनली रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक 3 आर्ट्स पे फोकस करता था, लेकिन ये एजुकेशन सिर्फ बिजनेस कम्युनिटीज़ और अपर क्लास इंडियंस तक ही एक्सेसिबल था। पुअर लोग अब भी एजुकेशन से दूर थे। अब ब्रिटिश सिस्टम के अगेंस्ट काफ़ी डिस्कशंस होने लगे कि एजुकेशन को इंडियन सोसाइटी के लिए रेलेवेंट कैसे बनाया जाए। इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882 ने सजेस्ट किया कि एलिमेंट्री एजुकेशन को लोकल कम्युनिटीज़ तक ट्रांसफ़र किया जाए ताकि एजुकेशन ग्रास रूट्स लेवल तक पहुंच सके। गोपाल कृष्ण गोखले ने भी कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन की डिमांड रखी, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये प्रपोजल अनफॉर्चुनेटली रिजेक्ट कर दिया। फिर गांधी जी की बेसिक एजुकेशन पॉलिसी वारधा स्कीम 1937 आई। गांधी जी का मानना था कि एजुकेशन सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं बल्कि स्किल बेस्ड होनी चाहिए। इस वजह से लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें स्टूडेंट्स क्राफ्ट बेस्ड लर्निंग करें। आइडिया ये था कि स्टूडेंट सिर्फ रोट लर्निंग ना करें बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिले जो उनकी डेली लाइफ में यूजफुल हो सके। अब बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन को सीरियसली लेना स्टार्ट किया। सबसे बड़ा स्टेप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950 का आर्टिकल 45 था, जिसमें ये कहा गया कि 14 साल तक के सभी बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। ये एक विजन था कि जितने भी बच्चे बचपन से एजुकेशन से वंचित हैं उन्हें पढ़ाई का मौका मिले। लेकिन सिर्फ विजन होने से कुछ नहीं होता, इसलिए गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम एजुकेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस की। सबसे पहला एजुकेशन कमीशन 1964 to 66 आया, जिसमें 10+2+3 सिस्टम प्रपोज किया गया। ये वही सिस्टम है जो आज भी फॉलो होता है, जिसमें 10 ईयर्स स्कूलिंग, 2 ईयर्स हायर सेकेंडरी और 3 साल का ग्रेजुएशन होता है। वो बात अलग है कि अब ये सिस्टम हट चुका है, जैसा कि हमने पहले बात किया था। NEP 2020 के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। बट हम इस सिस्टम की बात करें तो इस सिस्टम का एम ये था कि एजुकेशन को स्टैंडर्डाइज किया जाए ताकि हर बच्चा एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ सके। फिर NPE 1986 एंड 1992 आई, जो एजुकेशन को सबके लिए एक्सेसिबल बनाना और ड्रॉप आउट रेट्स को कम करने पे फोकस करती थी। गवर्नमेंट चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल आए और बीच में पढ़ाई ना छोड़े। इस पॉलिसी के बाद गवर्नमेंट ने कई प्रोग्राम्स लॉन्च किए, जैसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जिसमें प्राइमरी एजुकेशन में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचर्स का अवेलेबिलिटी इंश्योर किया गया। 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन दिया, एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया। इसका मतलब ये था कि एजुकेशन अब एक लग्जरी नहीं बल्कि हर बच्चे का अधिकार है। लेकिन इसको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया। इसके थ्रू आर्टिकल 21A ऐड किया गया, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट बनाया गया। मतलब अब गवर्नमेंट के लिए एजुकेशन सिर्फ एक पॉलिसी नहीं बल्कि लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई। ये सभी चेंजेस ग्रेजुअली आए और आज जो एजुकेशन सिस्टम है वो कई सालों के डिस्कशंस, रिफॉर्म्स और पॉलिसीज का रिजल्ट है। हर स्टेप पे गवर्नमेंट ने एजुकेशन को और एक्सेसिबल और इंक्लूसिव बनाने की कोशिश की है ताकि हर बच्चा अच्छे से पढ़ सके और एक ब्राइट फ्यूचर बना सके। और अब NEP 2020 नए ज़माने का एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहा है धीरे धीरे, जो मॉडर्न स्किल्स और 21st सेंचुरी लर्निंग पे बेस्ड है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ और आज के टाइम पे कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और कमेंट्स में बताओ कि आपको नया एजुकेशन सिस्टम कैसा लगता है, क्या ये बेटर है या नहीं। अगर आप ऐसे ही एजुकेशन से रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।